हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो सीरीज़ है बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। और उस सीरीज़ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, then what is Ohm's law, then if there are many resistances in series then what is this scenario and how to handle this scenario. अगला है resistances in parallel, if there are multiple resistances in parallel then how to handle that circuit. then fifth is voltage divider rule. और उसके बाद में फिर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितनी जो भी सारे टॉपिक्स होंगे हमारे वीडियोस में मैं उन्हें जितनी भी आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं ताकि आपको वो सब बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो है व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस शब्द का वर्बल या लिटरल मीनिंग देखें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी तरीके का रुकाव, किसी तरीके की हिंड्रेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या है कि मतलब किसी तरीके का रुकाव, किसी तरीके की हिंड्रेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, अब उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मेटल कंडक्टर है, लेट अस सपोज मान लीजिए ये कॉपर है, ये हो सकता है कि किसी कॉपर की वायर का एक छोटा सा पीस है। तो हम सभी को पता है कि कोई भी जो मेटल होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जो बोलते हैं, कोई भी जो मेटल होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल के आयंस होते हैं, बहुत सारे मेटल आयंस होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉर्मली ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को, अगर हम देखें उस वायर के, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी एरिया के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां घूम रहे हैं और वो जो मूवमेंट है वो पूरी रैंडम है। लेकिन अगर हम इस पूरे सेमीकंडक्टर वायर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो पूरी रैंडम मूवमेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे डिफरेंट वेक्टर्स हों और वो वेक्टर्स अगर एक पॉलीगॉन के अंदर वेक्टर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम उनकी नेट मूवमेंट देखें तो उनका जो नेट रिजल्टेंट है, नेट फ्लो है, वो जीरो है। तो इसीलिए अगर हमारा एक सिंपल मेटालिक वायर है तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर कोई देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का कोई नेट फ्लो नहीं है, इसका अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं है तो इसका अंदर कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है। क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर दी, लेट अस सपोज यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हमने माइनस, हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दी, मान लीजिए 5 वोल्ट समथिंग हमने अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होता है, क्योंकि जहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका मतलब है वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी आ जाती है। अब हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि इस अगर हम इस मेटल कंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे मेटल आयंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। उनके रास्ते में बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे कॉपर आयंस हैं। तो अगर वो मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो इन कॉपर आयंस के साथ में टकराते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी टकराते हैं। इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जैसे हमें पता है कि जैसे एथलेटिक्स का ट्रैक होता है, हमें पता है कि वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे 8 लेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके, और हमें पता है कि अगर ये मान लीजिए 100 मीटर की रेस है और हर लेन में एक एथलीट है, तो जब रेस स्टार्ट होगी तो हर एथलीट अगर अपनी लेन में दौड़ रहा है तो वो उनके पास वो बहुत इजीली दौड़ सकते हैं अपनी अपनी लेन के अंदर, क्योंकि वहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, ना दूसरा एथलीट उनके लाइन में आ रहा है और ना उनके रास्ते में कोई ब्लॉकेज है। लेकिन अगर इसी जगह पे यहाँ पे मान लीजिए एक 5000 मीटर की 10,000 मीटर की रेस है, तो हो सकता है कि उसी ट्रैक्स के अंदर, उसी स्पेस के अंदर हो सकता है वहां पे हमारे 100 एथलीट्स दौड़ रहे हैं। तो वो सारे एथलीट्स जो हैं एक दूसरे से टकराने की पॉसिबिलिटी भी होती है। और अगर ये कोई स्टीपल चेज रेस है, उस टाइप की रेस है जिसमें कि बीच बीच में कुछ बाधाएं भी डाली जाती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी डाले जाते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स की वजह से भी उनकी स्पीड डाउन होती है और एक दूसरे की वजह से भी उनकी स्पीड डाउन होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत सारे कॉपर आयन से टकराते हैं और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं। तो क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना चालू किया, मान लीजिए यहाँ पे उसको कॉपर आयन मिल गया। जैसे ही कॉपर आयन से वो टकराएगा, वो हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, लेकिन जैसे वो इधर गया, लेकिन फिर दोबारा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाइड है, वो फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर हो सकता है वहां पे ये फिर किसी कॉपर आयन से टकरा जाए, किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट हो, किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, but because there is a resultant, there is a net electric field always applied, therefore it will keep going in this direction. It will keep on striking with the copper ions, with other electrons, but ultimately it will keep traveling towards the positive terminal, and at the end it will reach the positive terminal. Okay, therefore अगर अभी हम देखें तो बहुत, अगर एक ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो बहुत बार कॉपर आयन से स्ट्राइक करेगा और उसकी जो स्पीड होगी वो धीमी होगी, वो किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर वहां से फिर दोबारा से अपनी डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहां से फिर स्ट्राइक करेगा, फिर रिफ्लेक्ट हो सकता है। बट अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ऐसा होगा, बट अल्टीमेटली फाइनली इट विल रीच द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो जिसकी वजह से क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल में जाते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे सप्लाई होते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और जो कन्वेंशनल करंट हम मानते हैं वो हम मानते हैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रेवल कर गया। ओके, तो जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करेगा। ओके, तो डेफिनेटली ये जो हमारा कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर है, तो इस कंडक्टर में जैसे ही हमने इन टर्मिनल्स पे एक वोल्टेज अप्लाई की तो वहां पे हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने में हमने देखा कि मेटल आयंस के साथ स्ट्राइक करने की वजह से, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करने की वजह से उनके रास्ते में हिंड्रेंस आई, कुछ रुकावटें आई। यही जो हिंड्रेंस है या जो रुकावटें हैं उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस के एक अपोजिट वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो अगर जैसे हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है उनका कंडक्टेंस अच्छा होता है, इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, इसका मतलब हम मानते हैं कि उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है आर, और जो कंडक्टेंस है उसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ओके, एंड जी इज नॉर्मली इक्वल टू 1/r बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां से अभी हमने क्या देखा, हमने देखा रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी मेटल में जब हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट की वजह से करंट बनता है। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट जो होती है, जब ये मूवमेंट होती है तो इस मूवमेंट को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसी रुकावट को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब यहां से हमें समझ में आया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और नॉर्मली ये रेजिस्टेंस जनरेट कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके,
अब इसमें हमारा अब ये तो बात हो गई क्वालिटेटिव कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन क्वालिटेटिव टर्म्स, कि ये क्या होता है। लेकिन अभी कितना है उसको अगर हम क्वांटिटेटिव वे में बात करें कि क्वांटिटी में ये कितना होता है, तो उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ जो है दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ। दिस इज लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, दिस इज द बेस ऑफ ईच एंड एवरी अदर लॉ। ठीक है, तो हमें ओम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए ओम्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली व्हाट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि इन ऑल द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है हमें, इन ऑल द गुड कंडक्टर्स, इन ऑल द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कीपिंग ऑल द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। what are those physical parameters, like temperature, like pressure, etc. So what is Ohm's law? Ohm's law says that in all the good conductors of electricity, keeping all the physical conditions same, like temperature, pressure, etc., keep them same, then the voltage drop across a conductor, the voltage drop across the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor. It means अगर हम मान लेते हैं हमारा कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर ही है, मान लीजिए कॉपर कंडक्टर है, हमने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई की प्लस माइनस वी, और जिस वोल्टेज की वजह से उसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गया आई इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ओम्स लॉ कहता है कि दिस वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बट कंडीशंस क्या है, we are considering that this conductor is a good conductor of electricity, and we are considering that during the entire experiment all the physical conditions are same. It means the temperature is same, it means the pressure is same. And what does it mean? For example, let us suppose we applied a voltage of 1 volt. The unit of voltage is in volts and the unit of current is in amperes. If we say that if there is 1 ampere of current, then there will be a voltage of 1 volt. If there is a 2 ampere of current, there will be a voltage across the conductor 2 volt. Okay, if there is 3 ampere of current, there will be a 3 volt. We can also understand in this way that if we apply 1 volt, there will be 1 ampere of current. If we apply 2 volt, there will be 2 ampere of current. If we apply 3 volt, 3 ampere of current will be there. It means the voltage drop across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, keeping all the physical conditions same. It means when there was 1 ampere and 1 volt scenario, at the same temperature, if there is 2 volt, there will be a 2 volt 2 ampere scenario. It's not like that there was 1 volt 1 ampere at 25 degrees centigrade, then at 50 degrees centigrade it will be 2 volt 2 ampere. It's not like that. All the physical conditions have to remain same. When this experiment was performed, there was some temperature and pressure. When this experiment was performed, the same temperature and pressure was there. When this experiment was performed, the same temperature and pressure was there. Okay. Therefore, what is Ohm's law? Ohm's law says that the voltage drop across any good conductor of electricity is directly proportional to the current flowing through that conductor. Okay. Therefore, this V is directly proportional to I. Now, if we want to remove this, we want to convert this proportionality into an equality, we need to introduce some constant. Therefore, V is equal to R into I. And this proportionality constant R, this is equal to V upon I, and this R is known as the resistance. Okay. Therefore, this R is known as the resistance. And what is the unit of this resistance? The unit of the resistance is ohms. Therefore, if we say that when 1 volt was applied, 1 ampere started flowing through the conductor, then resistance is equal to 1 volt by 1 ampere equal to 1 ohm. It means what we say? We say that if we apply a potential difference of 1 volt across a conductor and 1 ampere current starts flowing through the conductor, then the resistance of that conductor is 1 ohm. That is the meaning of this. Okay.
तो ओम्स लॉ में हमें क्या ध्यान रखना है, वी नीड टू कीप दिस फॉर्मूला इन आवर माइंड ऑलवेज, we need to keep it in our mind that V is equal to IR. Okay. Whenever voltage will be applied, there will be a current flowing, and whenever there is a current flowing, there will always be a voltage drop in the conductor. Okay. This is Ohm's law, and now we have understood. First, we understood what is the resistance, how is it generated. Then we have understood what is the formula for finding this resistance, how we can quantify it, how we can actually calculate its value. Okay, now our next point is the resistances in series. Okay, now our next point is resistance in series. Let us suppose we have two different conductors. Okay, and they are connected like this, and here we are applying a voltage plus minus V. Let us suppose R1 is the resistance of this first conductor and R2 is the resistance of the second conductor. Okay, and now what do we want? We want to calculate the total resistance between these two terminals. Let's say these terminals A and B. It means we want to find out RAB. What is the total resistance between these two terminals A and B? ओके, व्हेन डू सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम कब कहते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है। हम तब कहते हैं जब कि रेजिस्टेंस सीरीज में है जब उनमें से सेम करंट फ्लो करता है। तो R1 R2 दो अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं, V वोल्टेज अप्लाई हमने किया तो I करंट फ्लो कर रहा है। तो I जो है द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बोथ द रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2। ओके, तो अगर हम देखें ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम देखें कि हमने वोल्टेज अप्लाई की V इक्वल टू I करंट, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर टोटल रेजिस्टेंस RAB है या हम केवल सिंपली R कह देते हैं, तो एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जो हमने जब अभी ओम्स लॉ की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर कोई भी वोल्टेज अप्लाई की जाएगी तो देयर विल बी अ करंट, और जब भी व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो अभी मान लीजिए हमारा R1 I करंट, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है I, तो R1 रेजिस्टेंस में इसका मतलब है देयर विल बी अ ड्रॉप V1, और ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, दिस V1 इज इक्वल टू I करंट इनटू R1। ओके, सेम तरीके से व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप V2 इन रेजिस्टेंस R2, इट विल बी I इनटू R2। ओके, और हमें पता है जो टोटल वोल्टेज है V, दिस टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V इज इक्वल टू IR। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो अगर हम I कैंसिल करते हैं देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि whenever there are resistances in series and if we find out the net equivalent resistance of that series combination, तो this is simply equal to the sum of all the resistances। ओके, अभी हमने यहाँ दो रेजिस्टेंस लिए तो हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज होते तो R जो है वो इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn हो जाता। बहुत सिंपल। ओके, R1 प्लस R2 प्लस सिंपल Rn हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्पेशल केस लेते हैं। एक स्पेशल केस क्या है, इफ R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 अल्टीमेटली इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज let us say this is small r, all resistances are same and they are equal to small r, then the equivalent resistance R will become equal to n times small r। okay, n times small r, this is the resistances in series, resistances in series combination। okay,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेज हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो सारे रेजिस्टेंसेज को सिंपली हम ऐड कर दें, उसके इक्वल हो जाएगा। और अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो अगर मान लीजिए देयर आर 10 रेजिस्टेंसेज और सब रेजिस्टेंस सेम है, तो वो 10 टाइम्स ऑफ इट विल बिकम इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर combination which is resistances in parallel. Okay, now let us suppose we have two conductors here, but these conductors are connected in parallel. Okay, and here we have applied a potential difference between A and B terminal V. And हम कब कहते हैं कि two resistances are in parallel? Two resistances are said to be in parallel when the same voltage is applied across them. Because यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है। अगर फर्स्ट कंडक्टर के अक्रॉस देखें तो भी V वोल्टेज है, सेकंड के अक्रॉस देखें तो भी V वोल्टेज है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड लेट अस सपोज कि जो फर्स्ट कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है R1, सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R2। ओके, एंड लेट अस सपोज यहां से हमारा जो नेट करंट जो टर्मिनल से आ रहा है, दैट करंट इज I। तो अगर हम देखें सिंपल ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर V इज द वोल्टेज अप्लाइड, I इज द करंट फ्लोइंग एंड R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर V इक्वल टू IR एज पर द ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जब वोल्टेज अप्लाई हो रही है तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो R1 रेजिस्टेंस में हमारा क्या होगा, दिस सेम वोल्टेज V इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे करंट, अब क्योंकि पैरेलल है तो करंट का डिवीजन होगा, एक करंट होगा I1, एक करंट होगा I2। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 R1, दिस विल बी इक्वल टू V, द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू I1 करंट R1। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है हमारा, उसके अक्रॉस भी सेम इक्वेशन होगी, V इक्वल टू I2 इंटू R2। ओके, अब हम इसमें एक चीज अगर हम देखें, ओके, अब हम अगर एक चीज देखें तो यहां जो हमारा करंट I है, दिस करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड हो जाती हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। तो I टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अगर इस इक्वेशन से हम देखें I को हम लिखें तो I को हम लिखेंगे V बाई R, और I1 को इस इक्वेशन से हम लिखें तो हम लिखेंगे V बाई R1, I2 को इससे हम लिखें तो हम लिखेंगे V बाई R2। ओके, तो अगर V थ्रू आउट देखें तो हम V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इज इक्वल टू है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, दे राइट एज R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इट्स नॉट R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2, दिस इज 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, तो इसी तरीके से अगर दो कंडक्टर की जगह अगर n कंडक्टर्स हैं, अगर दो कंडक्टर की जगह n कंडक्टर्स हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई Rn। ओके, दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना फोकस करेंगे टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि जो ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादातर उसी के ऊपर आती हैं। ओके, और उसका फिर हम एक जेनरिक उसका एक जनरलाइजेशन भी देखेंगे, रादर एक स्पेसिफिक वैल्यू देखेंगे। अभी हमने देखा, अभी हमारा जो फॉर्मूला निकला, हमने देखा कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ओके, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें R को, तो ये बन जाएगा हमारा R1 R2, हमारा नीचे एलसीएम आएगा R1 R2, ये बन जाएगा R2 प्लस R1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई R। तो R अगर हम देखें इक्वल टू दिस इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो
तो ये फार्मूला हमें बहुत याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। R इक्वल टू R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज एक हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम एक तरीका, तो अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ऐसा है कि हम क्या करें, है ना, इक्वल रेजिस्टेंस को निकालने के एक तरीका तो हमारे पास क्या करें, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से करें 2 प्लस 1, ओके, तो 1/r इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, तो r इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, बट या तो हम ऐसे करेंगे या फिर हमारे पास जो एक आसान तरीका है, जो हमने अभी फार्मूला देखा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि दिस r इज इक्वल टू r1 r2 मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस 3 into 6 डिवाइड बाय r1 प्लस r2 प्लस एडिशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस 9, तो सीधा सीधा हम करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये फार्मूला याद रखने की जरूरत है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। ओके, और तो हमें क्या है, r इज इक्वल टू r1 r2 अपन r1 प्लस r2। और एक सिंपल सी ये चीज हमें और देखनी है कि अगर मान लीजिए, सिंपल सी चीज हमें और क्या ध्यान रखनी है, मान लीजिए r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू स्मॉल r, देन व्हाट विल हैपन, देन r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू r into r डिवाइड बाय r प्लस r, इट मींस r into r डिवाइड बाय 2r, r into r, इट मींस r by 2। तो इट मींस if there are two equal value resistances in parallel, then equivalent resistance is simply half of 2। For example, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 ओम के दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, बिकॉज बोथ द रेजिस्टेंसेस आर सेम 6 देयरफॉर 6/2 3 ओम, वेरी सिंपली वी कैन कैलकुलेट दैट। तो हमें रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में तीन चीजें याद रखनी है। नंबर 1/r equivalent is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 and so on up to 1/rn. Second, if this is a case of two resistance in parallel combination, there is a formula r equal to r1 r2 divided by r1 plus r2. It means the equivalent resistance is equal to multiplication of two resistances divided by addition of two resistances. Number third, if both the resistances are of equal value, then the net resistance will be equal to half of them. और ये जो मेथड है वो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पे भी रख सकता है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दैट सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय n। लेट्स से इफ देयर आर n number of resistances and in parallel and all resistances are of 6 ohm, then the net equivalent resistance will be 6/n। ओके, तो ये हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमें ये याद रखने की जरूरत है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये बहुत वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर हमारे मान लीजिए बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, मान लीजिए R1 R2 सो ऑन अप टू Rn है, ओके, और वहां पे एक नेट वोल्टेज अप्लाई हो रही है हमारी V। तो अभी हमने देखा था कि R1 में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी V1, R2 में ड्रॉप हो जाएगी V2, इसी तरीके से Rn में डिवाइड हो जाएगी Vn। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मान लीजिए हमें V1 में निकालना है, तो दिस ड्रॉप विल बी इक्वल टू R1 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R सीरीज, ओके, मल्टीप्लाइड बाय नेट वोल्टेज अप्लाइड। ओके, सिंपल से इससे हमें ये पता लगता है कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ड्रॉप ज्यादा होगा, क्योंकि आर सीरीज तो सबके लिए बराबर हो जाएगा, तो जहां और वी भी सबके लिए सेम है, तो जहां रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। इससे हमें ये पता लगता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो हमें सर्किट्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज connections of resistances, parallel connections of resistances and voltage divider rule with the help of few simple examples. Okay, let us take first example. Okay, और इसमें हमें जो मेन फोकस करना है वो इस चीज पे फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम मिली है हमें उसे अप्रोच कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम।
ओके, जैसे कि अगर हम देखें हमें प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास देयर इज अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ओके, जैसे हम देखें यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी, इनके बीच में हमारी वोल्टेज 60 वोल्ट अप्लाई हो गया है। और अगर हम देखें इसको, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, यहाँ पे हम ओम्स मेंशन नहीं कर रहे, ओके, बट ऑल रेजिस्टेंसेज आर इन ओम्स। ओके, तो ये हमारा इस टर्मिनल का नाम ए है, इस टर्मिनल पॉइंट का नाम सी हो गया। उसके बाद देन एक 18 ओम का रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो गया डी। ओके, उसके बाद हमारा डी के बाद में हमारा यहाँ से डी और इसके बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ओके, डी के बाद हमारा एक रेजिस्टेंस है 8 ओम्स का, और फिर ये जो हमारा जा रहा है पॉइंट बी, और ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच में हमारा 60 वोल्ट अप्लाई हो गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, एक तो इस पूरे जो कॉम्बिन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर एक रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, फिर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, फिर एक रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। तो ये क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस नेटवर्क जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या 60 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है RAB, और दूसरा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे, हम इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो अब ये सोचने के लिए कि हम इसको प्रॉब्लम को, हमें ये तो पता लग गया कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें अब हमें ये सोचना होगा कि हमें इसे स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने का क्या एक सिंपल सा तरीका है, जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि मान लीजिए हमको ऐसा मिला है, मैथमेटिक्स में मान लीजिए हमारा ऐसा है 2 प्लस में 4 इंटू 3 एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस 3 इंटू प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस 4 देन ब्रैकेट। तो अगर हमें कोई ऐसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन दी होती है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, हम सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे 4 इंटू 3 इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 12, प्लस 3 इंटू 2 इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 6, प्लस 4, तब हम बाहर की ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 2 14, 6 20 एंड 24। ओके, तो सेम तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारा ये एक्सटर्नल टर्मिनल्स है ए एंड बी, वो हमारा सबसे बाहर का ब्रैकेट है, और ये जो है ये हमारे अंदर के ब्रैकेट है। ये एक ब्रैकेट है 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, ये एक ब्रैकेट है। फिर उसके बाद दिस प्लस 18 ये एक ब्रैकेट है। फिर उसके बाद जो भी वो निकल के आया इन पैरेलल विद 5 वो एक ब्रैकेट है। देन जो निकल के आया प्लस 8 वो एक ब्रैकेट है, वो सबसे बाहर का ब्रैकेट है। तो हमें इसी अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है। अगर हम इस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि सबसे अंदर का ब्रैकेट हमारा कौन सा है। हमारा सबसे अंदर का ब्रैकेट है 3 इन पैरेलल विद 6। ओके, और अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो हमने एक फार्मूला देखा था R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय एडिशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस। ओके, तो 6 इंटू 3 हुआ 18, 18 अपॉन में 3 प्लस 6 हुआ 9, यानी 2 ओम। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने ये ब्रैकेट ये हमारा सॉल्व हो गया, तो इसकी जगह पे हम ए और सी पॉइंट जो था उसके बीच में नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूटेड y विद द वैल्यू ऑफ 2। अब अगर हम अगला देखें तो सबसे अंदर जो हम देखें तो 2 और 18 इन सीरीज, और सीरीज में हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जस्ट रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो 2 एंड 18 इन सीरीज, दिस विल बिकम इक्वल टू 20। ओके, 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। नाउ 20 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद 5, तो हमें सेम फार्मूला 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय समेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, दिस विल बिकम इक्वल टू 20 इंटू 5 100 डिवाइड बाय 20 प्लस 5 25, इट मींस 4 ओम। तो ये जो ये है हम इसको वी कैन सब्स्टिट्यूट इट विद 4 ओम। नाउ दिस इज 4 ओम। ओके, यहाँ पे हमारा पॉइंट, दिस इज 4 ओम। नाउ 4 and 8 are in series combination. Okay, 2
प्लस 18 18 बाई 9 हो गया 2 हमारा 2 प्लस 18 20 20 प्लस 5 4 ओम and now 4 and 8 in series combination therefore 4 plus 18 4 plus 8 sorry this is equal to 12 ohm तो जो हमारा RAB जो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आया हमारा दैट इज इक्वल टू 12 ओम। तो हमने कैसे किया अगर हम देखें सिंपली देखें यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करा 3 and 6 इन पैरेलल तो वो बन गया 2 ohm 2 plus 2 in series with 18 it became 20 20 in parallel with 5 okay that became 4 4 in series with 8 it became 12 ohm okay अब हमें क्या करना है अब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया हमारा 12 ohm अब हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें अब हमें उल्टा चलना होगा उल्टा कैसे अब हमें सबसे पहले हमारे पास ये फाइनल स्टेट थी कि 8 ओम है और बाकी पूरा जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन था वो 4 ओम के इक्वल है ठीक है तो अब हमें अभी हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल देखा था तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से क्या होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से हमारे एक रेजिस्टेंस 4 ओम है एक रेजिस्टेंस 8 ओम है अब हमें पता है कि 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो तो सिंगल रेजिस्टेंस है 4 ओम का रेजिस्टेंस जो था वो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस था तो अगर हमें 8 ओम के रेजिस्टेंस का क्रॉस ड्रॉप निकालना है तो सबसे इजी क्या है 8 ओम डिवाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज 60 तो ये इक्वल टू क्या हुआ 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 12 12 इंटू 60 तो 12 से हमने करा तो 12 5 पे 8 इंटू 5 हो गया 40 वोल्ट ओके तो इससे हमें क्या पता लगा 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 वोल्ट इसका मतलब 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप हो गया 40 वोल्ट और जो बचा हुआ 60 वोल्ट में से 40 वोल्ट गया दैट इज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन ओके अब अगर हम इस स्टेप से थोड़ा सा पहले जाएं कि हमारा 4 ओम कैसे आया था तो 4 ओम हमारा कैसे आया था 4 ओम हमारा ऐसे आया था कि हमारा 20 ओम इन पैरेलल विद 5 ओम था जो हमारा 20 ओम निकल के आया था रेजिस्टेंस वो इस 5 ओम के साथ पैरेलल में था ओके तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारा 20 वोल्ट है अब हमें पता है कि 20 ओम इन पैरेलल विद 5 ओम था जिससे 4 ओम निकल के आया ये वाला ये जो कैलकुलेशन थी है ना 20 ओम इन पैरेलल विद 5 ओम था अब हमें पता है कि पैरेलल के अंदर कभी भी जो वोल्टेज है पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है इसका अंदर क्या जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है और जो पूरे कॉम्बिनेशन से 20 ओम निकला था उसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है ओके तो अभी मैं यहाँ लिखता जाता हूँ हमारा क्या क्या निकला था अगर मैं कहूँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इट वाज इक्वल टू 40 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस अगर हम देखें दिस इज इक्वल टू 20 वोल्ट ओके अब हमें ये देखना है कि जो हमारा 20 ओम निकल के आया था वो 20 ओम हमारा कैसे निकल के आया था वो 20 ओम हमारा कैसे निकला था हमारा 3 और 6 का हमारा 2 ओम निकला था वो सीरीज में था 18 ओम के साथ ओके यानी इसका मतलब क्या है ये 5 ओम तो हमारा अगर हम देखें तो ये 5 ओम तो हमारा ऐसे ही था और यहाँ पे हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस आया था 18 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ओके तो अब हमें पता है 5 ओम का क्रॉस तो हमने निकाल दिया कि 20 वोल्ट है अब 2 ओम और 18 ओम का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन उसके अक्रॉस 20 वोल्ट है तो यहाँ पे सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लग जाएगा हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो 2 ओम डिवाइड बाय 2 प्लस 18 ओम मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन दिस इज 20 वोल्ट तो 18 प्लस 2 हो गया 20 20 से 20 कैंसिल इट मींस 2 वोल्ट तो अगर हम देखें तो 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया 2 वोल्ट और 20 वोल्ट में से 2 वोल्ट को हटा दे तो 18 वोल्ट आ गया हमारा 18 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओके अब क्या है अब हम देखें तो 18 ओम रेजिस्टेंस जो था वो एक अलग रेजिस्टेंस था 2 ओम जो है वो कॉम्बिनेशन से निकल के आया था तो इसलिए अगर हम देखें वोल्टेज अक्रॉस 18 ओम के रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 18 वोल्ट ओके अब हमें क्या है अब जो ये 2 वोल्ट निकल के आया है हमारा 2 ओम के अक्रॉस वो 2 ओम एक्चुअली में वो 2 ओम क्या है वो 2 ओम एक 3 ओम और एक 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ठीक है तो इसके अक्रॉस हमारा 2 वोल्ट निकला है अब हमें पता है कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम रहती है इसका मतलब 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट है और जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट है सिंपली सॉल्व हो गया ये ठीक है तो हमने इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि सबसे अंदर का कॉम्बिनेशन कौन सा है
सबसे अंदर का कॉम्बिनेशन हमें दिखा 3 और 6 इन पैरेलल, हमने उसको सॉल्व किया, उसका रिजल्ट आया 2। फिर हमने देखा अब सबसे अंदर कॉम्बिनेशन क्या है, वो था 2 इन सीरीज विद 18, उसको हमने सॉल्व करा, वो आया 20। फिर हमने देखा अब क्या है, देन 20 वाज इन पैरेलल विद 5, उसको सॉल्व करा, वो निकल के आया 4, 4 इन सीरीज विद 8, वो निकल के आ गया 12, 12 ओम इक्वल। और जब हमने वोल्टेज निकाली अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस तो हम उल्टा गए, जो सबसे फाइनल कॉम्बिनेशन था सबसे पहले उसके अक्रॉस निकाला, और फिर जो एक एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस निकालते गए, और जो नेटवर्क था उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उसके जो पहले की जो वैल्यू के रेजिस्टेंसेस थे उससे सब्स्टिट्यूट करते गए और सॉल्व करते गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके हम एक दो एग्जांपल और लेंगे तो ये हमें और क्लियर हो सकता है। तो अब जैसे हमारा एक सेकंड एग्जांपल अगर हम लें सिंपल सा, तो सेकंड एग्जांपल में हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे हमारा ए है, ए टर्मिनल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 6 ओम है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम उसके पैरेलल में है। ओके, उसके बाद में हमारा यहाँ पे फिर आगे हम देखें तो एक 2 ओम है, और यहाँ पे एक हमारा 6 ओम है, और यहाँ पे फिर हमारा ये एक फाइनल यहाँ पे हमारा टर्मिनल बी है। ओके, और यहाँ पे हमारा बीच से एक 4 ओम है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 8 ओम है, एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में 8 ओम है, और ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अभी जैसे मैंने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या, सबसे पहले सबसे अंदर का नेटवर्क देखना है कि सबसे अंदर का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो सबसे अंदर दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक बन रहा है 8 इन पैरेलल विद 8 ये वाला, एक बन रहा है 6 इन पैरेलल विद 3। तो जैसे मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम पे बताया था कि एक स्पेशल केस बनता है कि आपके जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ 8 ओम पैरेलल में, और हमने बताया था कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, उस जो सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। तो 8 ओम इन पैरेलल विद 8 ओम अगर है तो इसका मतलब 8 ohm in parallel with 8 ohm, it means 8/2, means two resistances of 8 ohm in parallel, it means 8 divided by 2, this is equal to 4 ohm। तो हम simply इस 8 ohm in parallel with 8 ohm को we can replace it with an equivalent resistance of 4 ohm। नेक्स्ट अगर हम इन अंदर का नेटवर्क अंदर का कॉम्बिनेशन देखें तो 6 इन पैरेलल विद 3, तो टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय समेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। 6 into 3 18 divided by 6 plus 3 9, this is 2। so now we can replace this 6 in parallel with 3 with this with 2। okay, now if we go on the next step, what is the combination, this 4 in series with 4, and we know that 4 in series with 4, this is simply addition of two resistances, this will become equal to 4 in series with 4, it means this is 8। अब अगर हम अगला देखें, अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात क्या है कि जब भी कोई हम नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस को जब भी हम कभी सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा जिन दो टर्मिनल के बीच में, जैसे हम यहाँ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज व्यूड फ्रॉम द ए एंड बी टर्मिनल, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा जिन दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसके सबसे दूर के एंड से स्टार्ट करते हैं, उसके सबसे दूर के एंड से स्टार्ट करते हैं और फाइनली उन टर्मिनल पे जाते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें इन दो के टर्मिनल के बीच में निकालना है, तो सबसे दूर का जो सर्किट है वो ये है। तो हमें हमेशा दूर की साइड से पास की तरफ को मूव करना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 2 इन सीरीज विद 6, तो 2 इन सीरीज विद 6 है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 इन सीरीज विद 6 8। नाउ अब हमें इन दो के बीच में, अगर दो टर्मिनल्स के बीच में अगर हमें निकालना है तो 8 in parallel with 8, once again that को same combination, two equal value of resistances in parallel, 8 divided by 2 4 ohm, we can replace this with 4 ohm। now 4 in series, now if we see from AB 2 in series with 4, therefore 2 plus 4, this is equal to 6 ohm, therefore total equivalent resistance is 6 ohm। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि हमें जिन भी दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो सबसे अंदर के कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व किया 6 इन पैरेलल विद 3 2 तो इक्वल टू 2 ohms, 8 इन पैरेलल विद 8 4 ohms, देन 4 plus 4 in series 8 ohms,
ओके, देन ये हमारा ये बन गया था इधर। फिर हमने क्या किया, अब हमें ए बी के बीच में निकालना है, तो हम दूर से ए बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 6 + 2 8, 8 in parallel with 8 became 4, 4 in series with 2 6. Okay, this is very simple. Now this third question is very very important, क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सेम भी है, लेकिन किन दो टर्मिनल के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, उन दो टर्मिनल की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे कि जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा टर्मिनल ए है, यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ एक टर्मिनल है सी से फिर हमारा एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ टर्मिनल है ई, यहाँ पे ए से हमारा एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ टर्मिनल है बी। ओके, बी डी एफ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि बी डी एफ जो है दे आर शॉर्टेड टुगेदर। तो अगर हम इसका मतलब है कि बी को हम चाहे डी बोल दें एफ बोल दें, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपली शॉर्टेड है, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे बी डी और एफ टर्मिनल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सी से डी के बीच में आ गया 6 ओम, ई से एफ के बीच में आ गया 2 ओम। ओके, अब यहाँ पे जो देखो, सबसे पहले हमें जो रेजिस्टेंस निकालना है वो हमें निकालना है ए और बी के बीच में। इसका मतलब है कि जो हमें रेजिस्टेंस इवैल्यूएट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो बिटवीन ए और बी करना है। तो बिटवीन ए और बी करना है मतलब वी हैव टू सी द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस एंगल। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जिन भी दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता है, हम हमेशा उसके दूर से उसकी तरफ को मूव करते हैं। तो जैसे हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो सबसे दूर है हमारा यहाँ। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी के बीच में निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हमें सी और डी के बीच में चाहिए। अगर सी और डी के बीच में होगा तो हमारा ए और बी के बीच में निकल जाएगा। अब सी और डी के बीच में निकालने के लिए अगर हम देखें, अगर हम सी और डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी और डी के एंगल से देखें, तो सी और डी के बीच में देखें तो वहां पे दो ब्रांच है। एक ब्रांच है जिसमें 4 ओम और 2 ओम सीरीज में आ रहे हैं, एक दूसरी ब्रांच है जिसमें 6 ओम आ रहा है, और फिर ये जो दो ब्रांच हैं ये आपस में पैरेलल में है। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले 4 और 2 ओम जो है वो सीरीज में है एक ब्रांच के अंदर, और सीरीज में हमें पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 4 ओम और 2 ओम को अगर हम देखें तो 4 ओम और 2 ओम इन सीरीज, दिस इज इक्वल टू 6 ओम। अब अगर हम देखें सी और डी के बीच में, तो देयर आर टू ब्रांचेस, 6 ओम इन पैरेलल, और हमें पता है कि अगर इक्वल सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में तो नेट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो ये 6 ओम जो है वो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 ओम बन गया। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का। ओके, अब सी और डी वाले इसका काम खत्म। अब हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो सेम तरीके से अगर हम ए और बी के बीच में देखें तो दो ब्रांच हो गई, एक ब्रांच हो गई 2 ओम इन सीरीज विद 3 ओम, एक हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया हमारा 1 ओम। ठीक है, तो सेम बात है, अगर 2 ओम और 3 इस ब्रांच का अगर हम देखें 2 ओम और 3 ओम इन सीरीज, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस हैज बिकम इक्वल टू 5 ओम। ओके, नाउ दिस 5 ohm is in parallel with 1 ohm. Okay, 5 ohm in parallel with 1 ohm, we know multiplication of resistances divided by summation of resistances. It means multiply 5 divided by 6 ohm. तो अगर हम देखें कि RAB हमारा कितना हुआ, तो RAB this is equal to 5/6 ohm. Okay, अब देखते हैं अगर हम जिन टर्मिनल से देख रहे हैं अगर वो चेंज होते हैं तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो अब सेम नेटवर्क हमारा अभी भी सेम है, ए है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा बी है, यहाँ से हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सी है, फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा ई है, सी से 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा डी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद हमारा एफ है, और बी डी एफ जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें एक रेजिस्टेंस निकालना सी और डी के बीच में। ओके, अब देखो यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है वो हमें निकालना है सी और डी के बीच में। ओके, सी और डी के बीच में। तो अगर हमें सी और डी के बीच में निकालना है, तो अगर सी और डी के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 3 ब्रांच हो गई। एक ब्रांच हो गई 2 ओम एंड 1 ओम इन सीरीज, दूसरी ब्रांच हो गई मतलब ये 2 ओम एंड 1 ओम इन सीरीज, दिस इज वन ब्रांच, 4 ohm and 2 ohm in series, this is another branch, and then 6 ohm, third branch। तो अगर हम इस
इस ब्रांच का देखें 2 ओम एंड 1 ओम इन सीरीज में हमें पता है सीरीज में क्या होता है, सिंपली रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो 2 ओम प्लस 1 ओम, दिस 2 ओम प्लस 1 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। 2 ohm plus 1 ohm, this is simply equal to 3 ohm. Okay. And अगर यहाँ इस ब्रांच में देखें तो 4 ohm plus 2 ohm in series, this is simply equal to 6 ohm. 4 plus 2, okay. 4 plus 2, 6 ohm. अब यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, एक है 3 ohm, एक है 6 ohm, एक है 6 ohm. ओके, तो अब हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1/r हम कैसे निकालते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 डिवाइड बाई दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1, ओके, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4/6, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2/3, इट मीन्स r इज इक्वल टू 3/2 RCD, दिस इज इक्वल टू, तो RCD हमारा कितना आ गया, RCD इज इक्वल टू 3/2 ओम। बट इसको हम एक दूसरे सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 3 ओम है, 3 ब्रांचेस हैं, 3 ओम की, 6 ओम की, 6 ओम की। हम पहले केवल क्या करते हैं, इस 3 को छोड़ दो, 6 ओम इन पैरेलल विद 6 ओम, और हमें पता है अगर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस जो हाफ हो जाता है, तो 6 इन पैरेलल विद 6 मींस 6/2, इट मींस 3 ओम। वी कैन रिप्लेस दीस टू 6 ओम रेजिस्टेंसेस with one 3 ohm resistance. Okay, now we have two resistances of 3 ohm in parallel. It means the net resistance is 3 divided by 2. This way also we can simply find out. तो अब हमें जो यहां देखने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि सेम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेम बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैज चेंज्ड. इफ वी सी फ्रॉम AB terminals, the resistance is 5/6 ohm. If we see from CD terminals, the resistance is 3/2 ohm. तो कोई भी अगर हमें रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से टर्मिनल्स को इनपुट टर्मिनल्स मान रहे हैं, किन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक और ले लेते हैं, थर्ड हमें निकालना है, REF निकालना है। Once again the combination is same. This is A, this is B, this is 1 ohm resistance. Here this is a 2 ohm resistance. Point C, there is a 4 ohm resistance. Terminal E, here is a 6 ohm resistance. Terminal D, here is a 2 ohm resistance. Terminal F. Okay. और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है REF निकालना है, इसका मतलब EF इस we have to find out resistance from these terminals. ओके, तो अब यहां निकालना है, तो अभी मैंने बताया था कि जिन टर्मिनल्स पे निकालना होता है उसके सबसे दूर से स्टार्ट करते हैं और उस टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे दूर से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या, अभी हमें पहले CD के बीच में देखना होगा, फिर हम EF की तरफ जाएंगे। तो CD के बीच में रेजिस्टेंस देखने के लिए क्या होगा, अगर हम C और D के बीच में रेजिस्टेंस देखें तो देयर आर 2 ब्रांचेस दिस साइड, वन 6 ohm एंड अनदर 2 ohm इन सीरीज विद 1 ohm. तो अगर हम 2 ohm in series with 1 ohm, very simple, this is equal to 2 plus 1, 3 ohm. What we can do, this is become equal to 3 ohm. Okay, now 3 ohm is in parallel with, अगर हम CD के बीच में देखें तो 3 ohm in parallel with 6 ohm, simply 3 into 6 multiplication of resistance divided by addition of resistance, 18 divided by 9, it means 2 ohm. So we can replace this 3 ohm and 6 ohm with a 2 ohm resistance between C and D, 2 ohm. Okay, now if we see from EF terminals, there are 2 branches. In one branch there is a resistance of 2 ohm, okay, and in another branch there is a 4 plus 2 ohm in series combination. Once again 4 plus 2 in series combination, it means 4 plus 2, this is equal to 6 ohm. Now this 6 ohm is in parallel with 2 ohm, because अगर हमें REF निकालना है, there are 2 branches, one in parallel, 2 ohm and 6 ohm. Therefore multiplication of resistances divided by summation of resistances, 6 into 2, 12 upon 8, this is 3/2. तो REF is equal to 3/2 ohm. Okay, very simple. अब नेक्स्ट जैसे हमें RAF निकालना है, RAF,
बट हमें आर ए एफ एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें निकालना है आर ए एफ, लेकिन हमें पता है कि जो बी टर्मिनल है, डी टर्मिनल है और एफ टर्मिनल है, दे आर शॉर्टेड। तो अगर हमें आर ए एफ निकालना है और अगर हमें आर ए बी पता है, तो आर ए बी इज इक्वल टू आर ए डी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर ए एफ। तो इसलिए आर ए एफ इज इक्वल टू आर ए बी इक्वल टू 5/6 ओम। अगला हमें निकालना है आर ए सी। ओके, तो अगर हमसे कोई बोलता आर ए डी कितना होगा, आर ए डी, तो आर ए डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 5/6 ओम। अब एक हमारा लास्ट है आर ए सी। अगर हमें आर ए सी निकालना है तो क्या होगा? ओके, तो आर ए सी निकालने के लिए अगर हम देखें, वंस अगेन द सर्किट इज सेम, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ से फिर 2 ओम, यहाँ पे टर्मिनल सी, यहाँ से 6 ओम, टर्मिनल डी, यहाँ से 4 ओम, टर्मिनल ई, यहाँ से 2 ओम, टर्मिनल एफ। अब हमें निकालना है आर ए सी। आर ए सी का मतलब दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, रेजिस्टेंस एज व्यूड फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स। ओके, तो आर ए सी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले सी और डी के बीच में हम देखें, तो सी और डी के बीच में अगर हम देखें तो देर आर 2 ब्रांचेस, वन इज द 6 ओम ब्रांच एंड वन इज 4+2 ओम इन पैरेलल, 4+2 ओम इन सीरीज। ओके, तो अगर हम इसको सिंपली करें 4 ओम प्लस 2, 4 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज, दिस इज इक्वल टू 4+2 ओम, इट मींस दिस इज इक्वल टू simply 6 ohm. Okay, now this 6 ohm in parallel with 6 ohm, we know if to same value to equal value of resistance is in parallel, therefore net resistance will be half of that. So 6/2, this will be equal to 3 ohm. We can replace these two 6 ohm resistances with one 3 ohm resistance. Okay, this is 3 ohm. Now important thing, now we have to find out resistance between A and C. अगर हम A और C के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक ब्रांच में 2 ओम का रेजिस्टेंस और दूसरी ब्रांच में 3 ओम और 1 ओम जो है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो 3 ओम और 1 ओम का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो दैट इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 ओम। तो वी कैन रिप्लेस दिस एंटायर थिंग विद 4 ओम। नाउ अब हम अगर A और C के बीच में देखें तो देर आर 2 ब्रांच, there are 2 resistances, one of 2 ohm and another of 4 ohm, and we know 2 ohm and 4 ohm in parallel, it means multiplication of resistance divided by addition of resistances. It means 8 divided by 6, it means 4 divided by 3. Therefore RAC is equal to 4/3 ohm. Okay, तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या देखा? इन एग्जाम्पल से एक तो हमने ये देखा कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है हमें वो अप्लाई करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्पेशली पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में और अगर उनकी इक्वल वैल्यू है तो उन्हें सिंपली हाफ कर देना है, और इक्वल वैल्यू नहीं है तो हमें फार्मूला लगा देना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और कोई भी अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से 2 टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, वो पूरा चेंज हो जाता है। आर ए बी इज नॉट इक्वल टू आर ए सी और एंड दैट इज नॉट इक्वल टू आर ई एफ, तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम और कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स लेकर के आए जिसमें हम ओम्स लॉ को यूज करते हुए डिफरेंट ब्रांचेस में क्या वोल्टेज है, डिफरेंट ब्रांचेस में क्या करंट्स हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे, और कुछ और कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस नेटवर्क्स के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा करके, ताकि मेरे फ्यूचर के वीडियोस भी आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।